नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का क्लोजिंग कॉल्स में। मैं हूं प्रियंका और मेरे साथ दिल्ली से डिम्पी और अभिषेक है। तो बाजार में जिस तेजी की हवा हम देख रहे हैं उसमें कुछ पर्टिकुलर स्पेसेस और स्टॉक्स में तो जबरदस्त तेजी है और इनफैक्ट वो थमने का नाम भी नहीं है। अडानी ग्रुप की बात अभी अभिषेक भी कर रहे थे। अडानी ग्रुप के सारे स्टॉक्स, क्योंकि आज यूएस कोर्ट से भी क्लियरली उनके फेवर में बात आई, उन्होंने कंक्लूड किया सारे एलिगेशन से और इसीलिए हिंडनबर्ग रिपोर्ट की बात हम कर रहे हैं और इसीलिए आपने देखा कि एक तरफा तेजी, हालांकि अडानी स्टॉक्स आज से नहीं है, पिछले शनिवार से 26 नवंबर से पहले की चल रहे हैं, जब से इनकी एक इंडियन कोर्ट में सुनवाई थी। वहां से जो तेजी शुरू हुई है उसके बाद स्टेट इलेक्शंस के रिजल्ट्स के बाद और अब इस फैसले के यूएस कोर्ट के कंक्लूजन के बाद से भी और हवा मिली है इस पूरे स्पेस को। और आप सिर्फ अडानी स्टॉक्स में, चाहे वो अंबुजा, एसीसी और इनफैक्ट जो इनकी मीडिया एक्विजिशन वाले स्टॉक्स हैं उनमें भी आप देखें तो वहां पर भी अच्छी एक स्ट्रॉन्ग मूव बनी हुई है। और इनफैक्ट दूसरी जो बड़ी तेजी आपको निफ्टी काउंटर्स में हेवी वेट्स की तेजी दिख रही है उसमें आप क्लियरली बैंक्स में, क्योंकि बैंक निफ्टी अनदर कल 1500-1600 पॉइंट्स चलने के बाद आज भी अनदर 500 पॉइंट्स, तो यानी लगभग 2100 पॉइंट्स की तेजी सिर्फ बैंक निफ्टी में सोमवार और मंगलवार इन 2 दिन में देखी गई और बैंक्स इसे लीड कर रहे हैं। चाहे एचडीएफसी बैंक हो, एक्सिस बैंक हो, आईसीआईसीआई बैंक हो, इन सब में आपको अच्छी मूव दिख रही है और खासा जोर इस वक्त आप पीएसयू बास्केट के बैंक्स पर भी रख रहे हैं जो अभी ज्यादा चले भी नहीं है, जैसे कि एसबीआई। लेकिन एट द सेम टाइम आप पावर स्पेस को देखें जहां पर ऑलरेडी मोमेंटम अच्छा है। पावर ग्रिड जैसे स्टॉक्स में आप बात करें, रिलायंस से आज एक सपोर्ट बाजार को मिल रहा है, 1% की तेजी। अब तो खैर इन हैवी वेट्स के बिना भी आप इंडेक्स में अच्छी खासी मूव देख रहे हैं। बड़ा ऑफ कोर्स बड़ा क्रेडिट अडानी स्टॉक्स को जाता है, लेकिन एट द सेम टाइम थोड़ा सा मिड कैप और स्मॉल कैप पे ऊपर के लेवल से थोड़ा सा नीचे जरूर आए हैं। तो क्या एक बार प्रॉफिट बुकिंग का भी अब सोचना चाहिए, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स भी होंगे, शाइना मुकद्दम होंगी बाजार पर फंडामेंटल नजरिया देने के लिए, और साथ ही मार्केट एक्सपर्ट, टेक्निकल एक्सपर्ट्स हमारे साथ अक्षय भागवत होंगे और राजेश पालविया भी होंगे। लेकिन एक बार क्विकली एफएनओ का डेटा भी चेक कर लेते हैं। डिम्पी से समझते हैं कि इस वक्त एफएनओ में एक्शन किस तरह का दिख रहा है। डिम्पी, देखिए थोड़ी बहुत वॉल्यूम में तो कमी आई है पहले के मुकाबले, जैसे हम सुबह भी आपके सामने बात रख रहे थे। और अगर आप बैंक निफ्टी देखेंगे तो वहाँ पे बेहद कम है आज जो भी मार्केट के अंदर तेज़ी हो रही है, इसलिए आप जो स्विंग देख पा रहे हैं ना बहुत फास्ट है। सुबह हमने आपको इंडिया विक्स भी बताया था जो 12.5 के रेंज को उसने जब पार किया था 13 की रेंज में आया है। तो मार्केट के अंदर फियर और ये सब चीज़ें आप साइड में रखिए। अब मार्केट के अंदर वॉलिडिटी रहेगी, ये कल भी होगी और ये परसों भी होगी। अब आप देख रहे होंगे एक ही झटके में 15-20 मिनट लगते हैं 100 पॉइंट को ऊपर नीचे होने में निफ्टी के। थोड़ा निफ्टी बढ़ भी गया है तो स्विंग भी बड़े हो गए हैं, तो इसलिए ये स्विंग्स आगे भी जारी रहेंगे। मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करेगा पॉजिटिवनेस के साथ। जो कल का मोमेंटम आया है वो शायद आज थोड़ा कम रहे और कल और भी कम हो जाए। थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है क्योंकि मार्केट को चर्निंग भी चाहिए। अब आपको आईटी कंपनीज वापस चाहिए जो भी नहीं मिल रही हैं, तो थोड़ा हिस्सा ये देखना होगा कि बाज़ार अभी कैसे चलता है। लेकिन कुल मिला के अभी तक का जो डाटा है वो यही बता रहा है कि मार्केट साइडवेज टू पॉजिटिव है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वन ऑफ द बेस्ट तरीका है मार्केट में लगाने का। छोटे मझोले शेयर से थोड़ा दूर रहें। मिड कैप इंडेक्स एक बार नहीं 2-3 बार दिन में आज लाल निशान में आ चुका है, तो इसलिए ये चीज़ क्लियर हो रही है कि जब एफआईज आ रहा है, एफआईज मिड कैप में नहीं जाता, एफआईज फ्रंट लाइन में जाता है। फ्रंट लाइन में भी बैंकिंग में गया वो आईटी को छोड़कर। तो आप परसेंटेज से भी चेक कर रहे होंगे, मिड कैप इंडाइसिस, स्मॉल कैप इंडाइसिस देख रहे हैं, ये बामुश्किल से हर निशान में खड़े हुए हैं। ठीक है, तो थोड़ा सेलेक्टिव होना होगा बाजार का, तभी सब कुछ ठीक है। ऑल टाइम हाई एंजॉय कीजिए आप। बस इतना ही है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, प्रॉफिट बुक करना, बड़े शेयरों में रहना, ये कुल मिला के आपके लिए एक वन लाइनर काइंड ऑफ ना थीम है बाजार की, यही आप समझ सकते हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रियंका, आप चाहें तो उनसे परिचय करा के आगे कार्यक्रम को बढ़ाएं। ठीक है, तो बाजार आंकड़ों के लिहाज से आज निश्चित तौर पर अडानी स्टॉक्स की चलती मूड पूरी तरह से गुलजार है। और ग्रुप की अगर बात करें तो कल करीब 1 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप एडिशन था, आज 1.5 लाख से ज्यादा, 1.5 लाख करोड़ रुपए ज्यादा हो चुका है। यानी कि सिर्फ 2 दिन में 2.5 लाख करोड़ से लेकर 3 लाख करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप एडिशन किया है। और नोट करने वाली चीज ये है कि आज अडानी पोर्ट्स का शेयर काफी दिनों के बाद, मतलब आप देखिए 1000 रुपए के भी अब ये पार जाकर कारोबार कर रहा है। 14% की जबरदस्त मूव्स और उसके पीछे पीछे अडानी एंटरप्राइजेज 14%, उसमें भी तेजी है। एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं फटाफट, उनसे रणनीति समझते हैं। हमारे साथ हैं शाइना मुकद्दम, फंडामेंटल एक्सपर्ट्स, और आपको टेक्निकल कॉल्स बताएंगे और तमाम स्टॉक्स पर आपकी हैंड होल्डिंग करेंगे अक्षय भागवत, राजेश पालविया और जय पटेल। आप सभी का बहुत शुक्रिया
स्वागत है टी9 स्वदेश पर। शुरुआत राजेश जी आपसे करना चाहेंगे। 20,800 को भी पार कर गया आज निफ्टी। थोड़ी बहुत इंट्राडे में हल्के फुल्के प्रॉफिट टेकिंग है, लेकिन हर प्रॉफिट टेकिंग पर लोग खरीदने को तैयार बैठे हैं। राजेश जी ये बताइए कि इंडेक्स का मूड यहां से क्या लग रहा है? क्या मान के चलें इसी हफ्ते 21,000 आ जाएगा या फिर थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा? और जो ऑलरेडी होल्ड करके हैं उनको अपना स्टॉप लॉस अब कहां पर कर लेना है? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखिए, मार्केट में जिस तरीके का मूव पोस्ट स्टेट इलेक्शन वर्डिक्ट के बाद बना है, ये क्लियरली दर्शाता है कि काफी पैसा साइडलाइन पे था जो कि इस इवेंट के आउटकम का वेट कर रहा था, और जैसे ही एक कंफर्ट जोन में मार्केट लौटा इस वर्डिक्ट के बाद, तो वो सारा कुछ मनी फ्लो मार्केट में वापस लौटते हुए दिखा, और जिसके चलते हमने देखा कि काफी बड़ी तेजी लास्ट आज के सेशन में और पिछले सेशन में देखने को मिली है हमने इंडेक्स में। और अक्रॉस द बोर्ड अगर हम देखें तो ये बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे बनते हुए दिखा है, और यहाँ पे जो मेजर कंट्रीब्यूशन देखने को मिला है वो बैंकिंग स्टॉक्स, फाइनेंशियल स्टॉक से बनते हुए दिखा है। तो हमें लगता है यस, 21,000 तो एक औपचारिकता ही है, जो कि हो सकता है अगले 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में ही हमें वो देखने को मिले, क्योंकि जिस तरीके का बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे बना है, और अगर हम डेरिवेटिव डेटा को भी देखें तो कॉल राइटर्स यहाँ पे बिल्कुल बैकफुट पे, कोई भी लेवल पे अब यहाँ पे कोई भी कॉल राइटिंग पोजीशन बनते हुए नहीं दिख रही है। कोई सब्सटेंशियल कॉल एडिशन नहीं देखने को मिल रहा है, जो क्लियरली दिखाता है कि अभी भी मार्केट में ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, फर्दर एक्सटेंड होता हुआ दिखेगा। यहाँ पे कॉल राइटर्स का कॉन्फिडेंस बिल्कुल यहाँ पे शेकआउट होते हुए दिखा, और काफी बड़े लॉसेस या उन्हें कवर करने में जो पिछले 2 दिनों में आज और कल के सेशन में जो तेजी बनी है, उसमें काफी बड़े लॉसेस उन्हें बुक करने होंगे, वो करे होंगे। तो जिसके चलते अभी यहाँ पे फ्रेश एडिशन कहीं नहीं दिख रहा। पुट राइटर्स काफी एग्रेसिव है, और बेस यहाँ से काफी हायर साइड पे शिफ्ट हो चुका है। निफ्टी का बेस अब यहाँ पे 20,650 20,700 के आसपास आते हुए दिख रहा है, और बैंक निफ्टी में देखें तो यहाँ पे 46,600 और 46,700 के आसपास बेस शिफ्ट होते हुए दिख रहा है। तो ये क्लियरली दिखाता है कि ये तेजी का मोमेंटम फर्दर यहाँ से कंटिन्यू होगा, और 21,000 हमें लगता है अगले 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में ही आते हुए दिखेगा। यहाँ पे अब स्टॉप लॉस होना चाहिए आपके 20,700 के आसपास। 700 उसके आसपास आज फिर से बाजार ने रिबाउंड दिखाया। निश्चित तौर पर अगर जो मंदी के खिलाड़ी रहे होंगे, मतलब उनके साथ सहानुभूति हम बस दे सकते हैं। लेकिन फटाफट ये जान लेते हैं कि आपके लिए आज ट्रेड के मौके कहां पर बन रहे हैं क्लोजिंग शो में। अक्षय, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे, बताइए क्या खरीदना है, क्या आप लेकर आए हैं? अभिषेक जी, 2 स्टॉक जो है दोनों बाइंग के साइड पे है। पहला स्टॉक पावर स्पेस से है, पावर ग्रिड, जिसने आज एक बहुत ही शानदार ब्रेकआउट पेश करा है। तो एक ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है स्टॉक, पावर क्षेत्र में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। इसके चलते मैं पावर ग्रिड बाय करने की राय दूंगा एट करेंट मार्केट प्राइस 232, और एक्सटेंडेड टारगेट 237 का बनाइए, स्टॉप लॉस बनाइए 213 का। दूसरा ट्रेड रहेगा हैवेल्स का, जो मैं मान के चल रहा हूँ पॉसिबल रिवर्सल कैंडिडेट हो सकता है, जिसमें अभी तक कोई ज्यादा बाइंग दिखी नहीं है, पर एक पॉसिबल शॉर्ट अनवाइंडिंग का कैंडिडेट बन सकता है। करंट रेट है 1315 का, मैं मान के चल रहा हूँ कि ऊपर में 1350 से 1360 1357 तक आप टारगेट बना के चल सकते हैं हैवेल्स में। 1277 का स्टॉप लॉस रहेगा। ऑलराइट, ठीक है, ये कॉल्स तो हो गई। हेवल्स पर आज सुबह से एक मोमेंटम बिल्टअप तो हुआ है। इनफैक्ट आज ओपनिंग ट्रेड में हेवल्स हमारे मॉर्निंग एक्सपर्ट ने भी लिया था, और अब अक्षय भागवत भी दे रहे हैं। तो 2 कॉल सेम डे में आपको हेवल्स इंडिया पर दिखी हैं। हालांकि बहुत बड़ा मोमेंटम अभी फिलहाल प्राइस में नहीं है, लेकिन मूवमेंट एंटिसिपेट करते हुए हमारे एक्सपर्ट्स ने ये ट्रेडिंग की राय हेवल्स पर दी है। ठीक है, जय पटेल भी हैं हमारे साथ शो पर, उनसे भी बात करते हैं। जय, गुड आफ्टरनून, बताएं आपके ट्रेडिंग आइडियाज क्या आज के? तो गुड आफ्टरनून प्रियंका जी, डिम्पी जी और अभिषेक जी। आज पहला मेरा पिक रहेगा रेडिंगटन पर। रेडिंगटन की बात करें तो आज का डेली चार्ट पर ये काफी अपसाइड स्टॉक दिख रहा है। अराउंड 200 दिन की मूविंग एवरेज आज के दिन में ये स्टॉक ने निकाली। अराउंड कंसोलिडेशन चल रहा था, वो पार करके आज 166 का लेवल अभी दिखा रहा है। मुझे लग रहा है टारगेट 180 के अराउंड हम रख के चल सकते हैं, और स्टॉप लॉस 159 का रख के ये स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं, जो प्रीवियस डे का लो था अराउंड। सो रेडिंगटन वुड बी माय फर्स्ट पिक। ब्रेकआउट काफी अहम मुझे लग रहा है ये स्टॉक पर। और दूसरा जो स्टॉक है वो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज पर होगा।
सो आईसीआईसी सिक्योरिटीज की बात करें तो यहाँ भी एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिखाया अराउंड नवंबर मंथ का 16 तारीख का जो रेजिस्टेंस था 700 के ऊपर का, सो वो कंटिन्यूसली अपसाइड सस्टेन कर रहा है। और यहाँ से भी हम देखेंगे तो अराउंड इंट्राडे चार्ट पर R3 के लेवल के वहां पर है। सो आईसीआईसी सिक्योरिटी वुड बी अ बाय, target would be 755 and stop loss would be 699. So ये दो स्टॉक हो गए, रेडिंगटन एंड आईसीआईसी सिक्योरिटीज फॉर ट्रेडिंग। ओके, ठीक है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटी और दूसरा ट्रेड आपने जो दिया है, और ये जितने भी सिक्योरिटी ब्रोकिंग काउंटर्स हैं इनमें एक बड़ी मूव आई है, और आज बड़े दिन बाद फिर से रेडिंगटन पे भी एक मूव दिखाई दे रही है जो जय एंटिसिपेट कर रहे हैं 180 का टारगेट। ठीक है, राजेश की भी ट्रेड्स ले लेते हैं शो में। राजेश, गुड आफ्टरनून, आपके ट्रेड्स क्या हैं? तो देखिए मार्केट में इतना तेजी का मूव है तो यहाँ पे हमें लगता है एएमसी स्टॉक, जिसमें कि एचडीएफसी एएमसी हमें काफी पसंद आ रहा है। अल्टीमेटली मार्केट से लिंक्ड ही सेक्टर है, तो हमें लग रहा है कि जिस तरीके का यहाँ पे अब बाइंग इंटरेस्ट बना है एचडीएफसी एएमसी को बाय किया जा सकता है। काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन पिछले कुछ हफ्तों से यहाँ पे कंटिन्यूस बेसिस पे बनी हुई अप स्लोपिंग चैनल में ट्रेवल करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके के ओवरऑल स्ट्रक्चर है, रोल ओवर एक्टिविटी के चलते भी हमें लगता है कि यहाँ पे एक मोमेंटम दिसंबर सीरीज में एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। अभी ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 3080 3100 तक के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 2978 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक बाय करना है वो पीएसयू बैंक में, और उसमें हमें लगता है पीएनबी को यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। स्टॉक में काफी स्टेबल यहाँ पे प्राइस एक्शन पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला, और जिस तरीके से इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर बने हुए हैं हमें लगता है पीएनबी यहाँ से एक फर्दर मोमेंटम एक्सटेंड करते हुए दिखेगा टुवर्ड्स 90-92 की तरफ। तो पीएनबी पे बाय करने की सलाह, स्टॉप लॉस होगा करीब 83 के आसपास। जो तीसरा स्टॉक हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है वो है कोरोमंडल। कोरोमंडल का अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक अपने जिस तरीके से ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे एंजॉय करते हुए दिख रहा है, स्टॉक में एक ब्रीफ करेक्शन के बाद स्टॉक वापस अपने प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट करते हुए दिख रहा है। वीकली चार्ट में ये 5th कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे हायर हाई लो फॉर्मेशन बनते हुए दिखे। तो ये क्लियरली दिखाता है कि एक सस्टेन बाइंग यहाँ पे बनी हुई है कोरोमंडल में। अपसाइड के टारगेट हम 1245 1250 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 1185 के आसपास। ठीक है, तो आप लिस्ट में हो गया पीएनबी, एचडीएफसी एएमसी और एक कोरोमंडल आपने नोटिस करवाया। अभी तक एक भी सेल कॉल नहीं आई है। बड़ी हैरानी की बात है। आप देखो बाजार चल रहा है, बाजार चल चुका है, काफ़ी सारे लोग ही बोल रहे हैं, और एक्सपोर्ट ने एक ने भी सेल कॉल नहीं दी। हिवल्स, पावर ग्रिड, एचडीएफसी एएमसी, पीएनबी, कोरोमंडल, आईसीआईसी सिक्योरिटीज, रेडिंगटन। और इसमें दूसरा हैरानी की बात मेरे को ये दिख रही है कि ज़्यादातर शेयर मिड कैप कैटेगरी के हैं। इसमें कोई भी आदमी ये नहीं कह रहा कि इस तले चले हुए बाजार में आप इन्फोसिस को प्लस कर लो जो कि चला ही नहीं और नीचे खड़ा हुआ है और आज भी रेड निशान में है। ठीक है, इंटरेस्टिंग। यानी कि जो ट्रेंड है वही फ्रेंड है, फालतू के एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं मार्केट के अंदर, और जो चीज़ें दिख रही हैं वहीं पे हमारे एक्सपर्ट्स आपको फोकस भी करवा रहे हैं, यानी कि आपको धकेल के उसी जगह पे लेके चल रहे हैं कि आप इन्हीं पे ध्यान दो। सिर्फ आगे बढ़ते हैं। शाइना मुकद्दम हमारे पास है, शायद उनके पास से जवाब होगा। शाइना, जब कहते हैं ना इंडिया में एफआईज आते हैं तो इस तरह की तेज़ी लाते हैं, 19,800 पार करने में हमारे पसीने छूट गए, पार हुआ, 1 महीना लग गया, लेकिन सिर्फ 7 दिन के अंदर, मैं 7 दिन भी ज़्यादा बोल दिए, 4 ट्रेडिंग सेशन में 1000 पॉइंट निफ्टी सीधा 20,800 आ गया 19,800 से। ये एफआईज के आने का कमाल दिखा। हाँ, अभी तो थोड़ा ही आया है, लेकिन एफआईज का रुख आईटी की तरफ पॉजिटिव क्यों नहीं हो रहा? पुरानी कहावत है कि जब एफआईज आते हैं तो बैंक और आईटी के ही 2 चक्कों से आते हैं। बैंक से तो आ गए, बट आईटी से क्यों नहीं आ रहे? डिम्पी, आपके ऑब्जर्वेशंस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एंड एक्चुअली यू नो लार्ज कैप, मिड कैप, इनमें ज्यादा मतलब आई डोंट थिंक कि हमको बोलना चाहिए कि सिर्फ लार्ज कैप चलेंगे बिकॉज दे हैव नॉट परफॉर्म्ड, या अभी मिड कैप्स काफी एक्सपेंसिव हो गए। इफ यू लुक एट द ब्रॉडर पी, तो वो मिड कैप्स अभी करेक्ट या यू नो स्मॉल कैप्स करेक्ट होंगे। आई थिंक अपन वी हैव टू लुक एट यू नो कौन सा न्यूज बेस्ड क्या है और कौन से चर्न में कौन सा स्टॉक्स। आई थिंक वी हैव टू लिव विद द मार्केट लाइक दैट। बट मैं एग्री करती हूँ कि लार्ज कैप्स में अभी एक्चुअली क्वाइट इंटरेस्ट
आ सकता है, बिकॉज एफआईज अगर एंट्री करते हैं, वी आर सीइंग कि वो इंक्रीमेंटली इंडिया को अभी अपना एक्सपोजर बढ़ाएंगे, और वहां पर लार्ज कैप जो परफॉर्म नहीं किए हैं, यू सी लाइक फॉर एग्जांपल एचडीएफसी ने कहाँ परफॉर्म किया है, आईटीसी भी पहले ऑफ कोर्स इट परफॉर्म्ड एंड देन लास्ट कपल ऑफ मंथ्स वहीं पर है पड़ा हुआ। लॉट ऑफ स्टॉक्स, इवन आईसीआईसीआई बैंक, मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स लार्ज कैप में दे आर वेयर दे हैव बीन, थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस दिया हुआ है, इवन इंक्लूडिंग रिलायंस। तो अगर नेक्स्ट लेग ऑफ मार्केट को अगर ऊपर जाना है, तो आई थिंक एफआई का जो पैसा आता है वो लार्ज कैप्स में अगर लगता है, एंड दीज आर द स्टॉक्स जहां पे पैसा जाएगा, वहां पर आई थिंक वी कैन सी परफॉर्मेंस इन ओवरऑल मार्केट। तो यहाँ से भी कंटिन्यू हो सकता है, एंड ऑफ कोर्स यू नो स्मॉल कैप्स दे फॉलो लार्ज कैप्स, तो स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स भी गिरने की उम्मीद, अगर सिलेक्शन आपका अच्छा हो तो वहां पर भी थोड़ा आई थिंक इट विल नॉट फॉल दैट मच। रही बात आईटी स्टॉक्स की, आई थिंक आईटी ऑल्सो स्टार्टेड लुकिंग इंटरेस्टिंग। यू नो हमने मिस किया है, लेकिन काफी जो छोटे आईटी स्टॉक्स है, जैसे आप यू सी लॉट ऑफ देम दे हैव डन रीजनेबली वेल इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स। जैसे आप साइंट ले लो, यू सी नंबर ऑफ देम एक्चुअली इफ यू गो डाउन द लिस्ट। तो इस हिसाब से अभी अगर लार्ज कैप आईटी में आता है, आई थिंक वी आर गोइंग टू सी स्टॉक्स लाइक इन्फोसिस पिकअप। टीसीएस का तो ऑफ कोर्स अभी बायबैक चालू है, आई थिंक इट जस्ट ओपन एक दो दिन पहले, तो उसमें थोड़ा बहुत अभी फ्लक्चुएशन हो सकता है, बट आई थिंक ऑल दी स्टॉक्स विल इवेंचुअली कम बैक ऑन द बाइंग लिस्ट। ठीक है, एक और शेयर है मेरे लिस्ट में, मैंने एक दो दिन पहले आपको नोटिस करवाया था, बट वो अभी चल नहीं रहा है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो शेयर चल नहीं रहे हैं ना, तो उसमें आप शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी भी ढूंढ सकते हैं। एक बार हिंदुस्तान यूनिलीवर को लेके आ सकते हैं आप। हिंदुस्तान यूनिलीवर आज उसका डाटा ना उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना होना चाहिए, और देखिए बाज़ार ना मौके देता है आपको। मौका ये देता है कि देखिए पहले इनके बदौलत हम यहाँ तक पहुँच के, अब आपकी बारी है। अब जब आपकी बारी आती है तो आप कांप के पीछे हट जाते हो। एचयूएल की बारी का समय था, एचयूएल ये क्या कर रहा है 42 रुपये तोड़कर अपने आप को, क्यों आप अटेम्प्ट नहीं ले रहे? तो ये जब शेयर बहुत बात बोल रहा है ना, तो आपको भी थोड़ा समझना चाहिए कि इन पे ट्रस्ट कम करना चाहिए। ये लॉन्ग टर्म हो सकता है, ये अपॉर्चुनिटी वाले नहीं हो सकते। राजेश सर, एचयूएल को शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी है या फिर ये भी मिस हो गई है? लॉन्ग वाली तो थी ही मिस, वो तो चला ही नहीं, शॉर्ट की भी मिस हो गई है क्या? देखिए डिम्पी जी, इतने तेजी के बाजार में शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी तो हालांकि अभी हम अवॉइड ही कर रहे हैं। स्टॉक में जरूर एक 1.5% के आसपास के करेक्शन जरूर देखने को मिले हैं। लेकिन हमें लगता है कि ये सेगमेंट में अभी देखें तो कुछ दूसरे स्टॉक एफएमसीजी पैक में जहाँ पे ट्रैक्शन जरूर देखने को मिल रहा है, वहां पे बाइंग का रुझान है जरूर। ये स्टॉक को लो बीटा स्टॉक है, तो थोड़ा सा यहाँ प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली बिकॉज ऑफ यहाँ पे जब हम देख रहे हैं कि स्टॉक में मोमेंटम नहीं है, सेक्टर में मोमेंटम नहीं है, तो जरूर जो कि जिसको हम बोलते हैं कि एक मनी रोटेशन के चलते हो सकता है कि कुछ फंड्स की यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग आते हुए दिख रही होगी। लेकिन हमें लगता है कि ओवरऑल ये स्टॉक में अभी भी देखें तो लोअर साइड पे एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है, जो कि है करीब 2520 2530 की रेंज में। जब तक वो लेवल नहीं टूटेंगे, कोई बड़ा सप्लाई प्रेशर हमें नहीं लगता कि यहाँ आते हुए दिखेगा। जरूर हो सकता है 1-2% का करेक्शन यहाँ आते हुए मिले, तो शॉर्ट तो अभी नहीं करना, क्योंकि लॉन्ग साइड का ही एक डायरेक्शन है, ट्रेंड बुलिश है, बाइंग फ्लो मार्केट में है। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग शॉर्ट अवॉइड करें। स्टॉक में करेक्शन है तो जहां पे तेजी है वहीं पे फोकस करें। जब तक मोमेंटम तेजी का है तो हमें लगता है तेजी के साथ ही रहना चाहिए। ये सौदे खोजें, ये राय राजेश जी की। लेकिन ऑप्शंस में कहां पर तेजी करें, मौके कहां बन रहे हैं, ये समझेंगे और लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन। कुश बोहरा हमारे साथ हैं ऑप्शंस के चैंपियन लेकर। कुश, स्वागत है आपका, बहुत शुक्रिया। बताइए क्या ट्रेड करना है अभी? तो अभिषेक, आज का जो हमारा ऑप्शंस के चैंपियन का कॉल था वो एबीबी का कॉल था। देखिए आज सुबह के शो में भी मैंने एबीबी डिस्कस किया था, जहां हमने 4775 का सेकंड टारगेट दिया था। अब पिछले 10 से 15 मिनटों में जो इसमें तेजी आई है, उससे वो सेकंड टारगेट तो अचीव हो ही गया है। साथ साथ ये भी हुआ है कि हमारा ऑप्शंस का चैंपियन जो कॉल था उसके भी टारगेट्स अचीव हुए हैं। 4800 का स्ट्राइक प्राइस, यहाँ पे 150 और 180 के टारगेट से हमने इनिशिएट किया था। करंटली ऑलरेडी 200 चल रहा है।
अब मेरा सुझाव रहेगा कि कोई मोमेंटम राइड करना चाहे तो 4900 का कॉल जो है इसको आप देख सकते हैं। 150 का रेट चल रहा है, यहाँ पे आप 180 और 210 के टारगेट्स के लिए प्ले करें और 110 को अपना स्टॉप लॉस बना के चलें। बट दिस इज इफ यू वांट टू राइड द मोमेंटम। एबीबी अब यहाँ पे अगर आप लेना चाहें तो 4900 का कॉल इसको ट्रैक कर सकते हैं। 4800 वाले कॉल का तो टारगेट अचीव हो गया है। एबीबी मैं आपके लिए ये सलाह कुछ की तरफ से, शेयर में हम रफ्तार देख भी रहे हैं 4.5% ऊपर फिलहाल ये शेयर कारोबार कर रहा है। कुछ बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन स्ट्रेटजी हमारे दर्शकों को सुझाने के लिए। अक्षय, आज हम देख रहे हैं कि तेजी का बाजार है, लेकिन जो गोल्ड फाइनेंसिंग वाली जो कंपनियां हैं, हमने देखा ऊंचाई पर कारोबार कर रहे थे, ये शेयर चल रहे थे। हालांकि आज हम प्रेशर देख रहे हैं और उसकी वजह यह है कि इनका एक ठीक ठाक कारोबार तमिलनाडु से है, चेन्नई से है, साउथ वेस्ट कंपनी से, मुथूट मन्नापुरम। किस तरह से ट्रेड करें? क्या कोई शॉर्ट के सौदे खोजने की कोशिश करें या फिर नीचे आ जाए बाय करें? क्या होगी आपकी तरफ से सलाह? मुथूट फाइनेंस का चार्ट पसंद है। मन्नापुरम में इतना दम नहीं दिख रहा है फिलहाल शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से। तो मुथूट फाइनेंस में आप देखें तो थोड़े ट्रेडिंग सेशन पहले बहुत ही एक बढ़िया मूव आया था और गए 2-3 दिन में हल्का सा एक रिट्रेस हुआ है वो मूव, और मुझे लग रहा है कि दूसरी बार ये अपने को मौका दे रहा है बाय एंट्री करने के लिए। तो 1430 के आसपास चल रहा है, ये मैं कहूंगा कि आप बाय करके चले या दिस कैन बी अ बीटीएसटी कैंडिडेट। हालांकि डेज लो पे चल रहा है, पर मेरा मानना है कि कल ये चल जाएगा वापस। बहुत अच्छे सपोर्ट पे ट्रेड हो रहा है। ओवरऑल इसमें लॉन्ग पोजीशन है डेरिवेटिव्स में और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस है 1400 1420 के एरिया में। तो आप बाय करें मुथूट फाइनेंस। मेरा मान के चलना है कि 1500 जो रिसेंट स्विंग आया था वो रिविजिट हो जाएंगे, तो 1500 आपका टारगेट बनेगा और 1395 ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। के लिए ये सलाह। लेकिन अब आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दें कि ईटिनो स्वदेश सभी भारतवासियों को बढ़ते भारत के साथ आगे बढ़ने में मदद कर रहा है और इसके लिए सुंदरम म्यूचुअल फंड के साथ निवेश डे लॉन्च करने जा रहा है। ये मुहिम देश के सभी लोगों को अनुशासित तरीके से लगातार अपने पर्सनल फाइनेंस पोर्टफोलियो को बनाने में मदद करेगी। ईटिनो स्वदेश और सुंदरम म्यूचुअल फंड के साथ जुड़िए और सीखिए कि कैसे म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी करके अपने वित्तीय भविष्य को मजबूत किया जा सकता है। तो ईटिनो स्वदेश पर जरूर देखिए आप निवेश डे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे क्लोजिंग कॉल्स और एक खास स्पेस की बात करते हैं और वो पीएसयू स्पेस है, जहां लगातार पिछले एक साल में पीएसयू स्पेस में शानदार तेजी देखने को मिली है। इस तेजी में कौन से शेयर जो ओवरबॉट हो गए हैं और वैल्यूएशन की डिटेल्स किस तरह से इस वक्त दिखाई दे रही हैं, सारी डिटेल्स लेकर हमारे साथ सौमीत जुड़े हैं। एक बार एक वैल्यूएशन चेक ले लेते हैं। सौमीत बताएं, पीएसयू स्पेस ऑफ कोर्स इतनी तेजी दिखा रहा है, लेकिन अब यहाँ कंसर्न तो होना चाहिए वैल्यूएशन को लेकर। आपके पास क्या रिसर्च है? पीएसयू स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो पीएसयू जो इंडेक्स है S&P BSE पीएसयू इंडेक्स वन ऑफ द टॉप सेक्टरल गेनर्स है। ईयर टू डेट बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो करीब 41% के गेन्स अब तक रिकॉर्ड कर चुका है, जो कि हाईएस्ट ईयर टू डेट गेन्स है इंडेक्स के लिए 2009 से लेके अब तक। अब स्टॉक ज़्यादा जो चले हैं इस इंडेक्स में, उसमें सबसे पहला नाम आ जाता है REC और PFC का, जो कि करीब 230% से ज़्यादा चल चुके हैं। उसके बाद आता है इरकॉन, ITI और मजगांव डॉग, जो कि करीब 155 to 193% चल चुके हैं। सिर्फ दो ही स्टॉक है पीएसयू इंडेक्स में जिन्होंने सिर्फ नेगेटिव रिटर्न दिया है। पहला है गुजरात गैस जो कि करीब 9% डाउन है और दूसरा है SBI जो कि करीब 3.5% डाउन है ऑन अ YTD बेसिस। अब अगर RSI की बात करें टेक्निकल साइड पे, तो जो BSE PSU इंडेक्स का RSI है वो 85 पे है और ये हाईएस्ट है पिछले 3 साल पे। और निफ्टी PSE इंडेक्स का RSI अगर हम देखें तो 90 क्रॉस कर चुका था, जो कि 2014 से लेके अब तक का हाईएस्ट लेवल था RSI के साइड पे। अब जब भी RSI 70 के ऊपर चला जाता है तो उसे ओवरबॉट जोन माना जाता है। और कौन से स्टॉक्स इस ओवरबॉट जोन में आ रहे हैं अभी? सबसे पहले आते हैं PFC, HAL और BHEL, जिनके तीनों कंपनीज के RSI जो है वो 86 पे है, BPCL की RSI 83 पे है और NTPC की RSI 80 पे है। और आखिर में अगर हम वैल्यूएशंस के दम पे देखें तो अभी भी करीब 55 स्टॉक्स है जो BSE PSU इंडेक्स में है, तो इसमें से 11 स्टॉक्स ऐसे हैं
जो कि अभी भी अंडर वैल्यूड है या कि उनके हिस्टोरिकल एवरेजेस के सामने अभी भी लोअर वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहे हैं। जैसे कि BPCL, उनका 12 मंथ फॉरवर्ड वैल्यूएशन करीब 6.6 टाइम्स है और 5 ईयर हिस्टोरिकल वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे तो 9 टाइम्स है। उसके अलावा आ जाते हैं कंटेनर कॉर्प, गुजरात गैस, HPCL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, इनफैक्ट ONGC की भी वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे तो हिस्टोरिकल वैल्यूएशन के सामने लोअर साइड पर ट्रेड कर रहे हैं। और आखिर में आता है LIC का 12 मंथ फॉरवर्ड वैल्यूएशन है करीब 15.8 टाइम्स और जब से लिस्ट हुआ है ये स्टॉक तब से लेके अब तक का जो एवरेज वैल्यूएशन रहा है वो है करीब 19.3 टाइम्स। तो LIC के वैल्यूएशंस भी उसके हिस्टोरिकल वैल्यूएशन के सामने लोअर साइड पे है अभी। इंटरेस्टिंग सौमित, बिल्कुल आपने सही बताया कि एक तरफ तो आपको ये कंसिडर करना पड़ेगा कि RSI 70 के ऊपर है तो ये ओवरबॉट है तो क्या है थोड़ा स्लिप कर सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप इसे 5 इयर्स एवरेज की औसत से कंपेयर करें तो 1 ईयर फॉरवर्ड P, 1 ईयर फॉरवर्ड अब भी नीचे है, तो यानी अब भी एक स्पेस और गैप तो है। एक बार शाइना के साथ ये लिस्ट डिस्कस करते हैं। शाइना, ये सारे स्टॉक्स आप देख भी रही हैं, ओवरबॉट एक कंसर्न है, लेकिन एट द सेम टाइम एक गैप दिखता है क्या आपको स्टॉक्स लाइक BPCL, क्योंकि अभी हेडरूम कहाँ पॉसिबल है, आप इस पर क्या व्यू बनाएंगी? देखिए, पावर एंड पावर फाइनेंसिंग में मेरे हिसाब से अभी भी अपसाइड बाकी है। नो डाउट के काफी बाइंग हो चुकी है, जैसे फॉर एग्जांपल REC, बट अगर आप प्योर वैल्यूएशन देखें तो वो जस्ट कैच अप किए हैं कंपेयर टू दी अदर प्राइवेट सेक्टर कंपनीज इन द स्पेस। अगर आप दूसरे पावर कंपनीज की भी बात करें, इवन जैसे अभी मान लो पावर ग्रिड, वो ये लिस्ट में तो नहीं आता है, बट अगर आप वैल्यूएशन देखें तो वहां पर अभी भी आई थिंक देयर इज अपसाइड दैट यू कैन सी। दूसरी बात है कि जो ये कंपनीज हैं उनकी जो परफॉर्मेंस है वो लास्ट 2-3 इयर्स में काफी इंप्रूव हुई है एंड देयर आई थिंक ऑर्डर बुक ऑल्सो काफी बढ़ चुका है। सो द ग्रोथ मोमेंटम अगर आप 2 या 3 साल देखें तो काफी अच्छा रह सकता है। सो फॉर एग्जांपल आपने HAL को आपके लिस्ट में डाला है, बट एट द सेम टाइम आई थिंक अगर उनका ऑर्डर बुक देखे तो वो काफी स्ट्रांग है एंड नो डाउट इट इज बिकमिंग लिटिल एक्सपेंसिव, बट ये अभी पोर्टफोलियो स्टॉक्स बन रहे हैं। SBI ऑफ कोर्स नॉन परफॉर्मर रहा है आई थिंक, बट स्टिल अगर आप FI की बाइंग आती है तो वहां पर भी बाइंग आएगी। सो आई थिंक दिस ग्रुप may likely to continue to perform selectively of course, but next एक आध साल में तो हम उनका अच्छा परफॉर्मेंस देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ स्टॉक्स जहां पर आपको अभी वैल्यूएशन दिखती है कि कैचअप कर सकती है, मूव आपको यहां भी मिल सकती है। शुक्रिया शाइना इस पे व्यू देने का। लेकिन एक खास सेगमेंट जिसका हमारे व्यूअर्स को इंतजार भी होता है और वो है खबर गरम है। शरद एक खास स्टॉक लेकर आते हैं जो बेसिस होता है डीलिंग रूम की गपशप, र्यूमर्स और स्ट्रीट पर जो चैटर्स हैं। आइए समझ लेते हैं कि शरद के पास आज क्या न्यूज़ है। शरद बताएं कहां पर है खबर गरम? जी बिल्कुल, पेपर स्टॉक्स जो है फोकस में रहने वाले और हमारे जो डीलर्स के साथ बातचीत हुई है वहाँ पता चला है कि अच्छी वॉल्यूम बेस्ड बाइंग जो है पेपर स्टॉक्स में देखने मिल रही है। और ये जो है DIs काउंटर में तो देखने मिल ही रही है, लेकिन HNI काउंटर में भी जो है यहाँ पे अच्छी मूवमेंट देखने मिल रही है। हमने चैनल चेक्स किया और यहाँ पता चला कि जो पेपर इंडस्ट्री है मोरलेस कंपनीज़ ने जो है लगभग प्राइस हाइक लिया है दिसंबर में और 3 से लेकर 5% तक का जो है मंथ ऑन बेसिस पे प्राइस हाइक लिया गया है। और इम्पॉर्टेंटली याद रखिए ये दोनों कैटेगरी आपके पेपर और पल्प दोनों कैटेगरीज में देखने मिली हैं। और इसके अलावा याद रखिए जो पैकेजिंग सेगमेंट होता है वहाँ पे डिमांड में अभी भी मोमेंटम देखने मिल रही है। फेस्टिव सीजन का डिमांड जो अभी कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है एंड स्पेशली वेडिंग सीजन में भी जो है पैकेजिंग सेगमेंट भी एक अच्छी डिमांड देखने मिल रही है। ओवरऑल अगर पेपर सेगमेंट की बात करें तो जो सेकेंड हाफ होता है फाइनेंशियल ईयर का वो रिलेटिवली स्ट्रांग होता है। प्री ऑर्डर्स आते हैं 2 बड़े सेगमेंट से, एक होता है ऑफिस का सेगमेंट, दूसरा होता है एजुकेशन का सेगमेंट। तो अभी दिसंबर के महीने में ये कॉन्ट्रैक्ट्स नेगोशिएट होते हैं और बनते हैं अगले साल के लिए भी, तो इसके कारण भी पेपर इंडस्ट्रीज में नज़रिया बना रहेगा। शरद, पेपर स्टॉक्स पर आपको नजर रखनी चाहिए, रीजन आपको ट्रिगर शरद बता रहे हैं, और एक और फैक्ट उनके पास है कि यहाँ पर HNIs और DIs की बाइंग भी देखने को मिल रही है। स्टॉक्स आप देखें, JK पेपर लगभग 7% ऊपर, वेस्ट कोस्ट पेपर में तेजी है, तो पेपर स्टॉक्स पर आपको यहाँ नजर रखनी है। लेकिन एक बार
उस स्टॉक पर चलते हैं जो आज राजेश पालविया ने भी दिया है, कोरोमंडल इंटरनेशनल। एक बार शाइना के साथ ही डिस्कस करते हैं। शाइना, 2-3 रीजन है जो सीडीएमओ बिजनेस में जो है कंपनीज उनमें, और स्पेशली एग्री केमिकल जो पूरा कॉम्बिनेशन ऑफ ये जो पूरा स्पेस है, इसमें एक रिपोर्ट भी आई कि कहीं ना कहीं हालांकि वीक ग्लोबल क्यूज, मैक्रो क्यूज से एक हेडविंड अभी भी रहेगी, लेकिन अदरवाइज जो प्रेशर है, क्योंकि जो चाइना की जो डंपिंग और इन्वेंट्री प्रेशर, तो वो ईज आउट हो जाएगा इस क्वार्टर में। तो और इसीलिए आप देख रहे हैं कि केमिकल स्टॉक्स में एक मूव भी दिख रही है। आप कुछ यहाँ पर ऐड करना चाहेंगे? कोई स्टॉक आपके जो रडार पर आ रहा हो? कोरोमंडल इंटरनेशनल तो बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। हर लिहाज से अगर आप देखें, उनका डेट काफी लो है और नंबर्स भी अगर आप लास्ट क्वार्टर में देखें, नो डाउट के ओवरऑल अगर आप ब्रॉड केमिकल सेक्टर लेते हैं तो काफी प्रेशर हमने देखा था। थोड़ा अभी ईज आउट हो रहा है, बट एट द सेम टाइम प्रेशर था। नॉट फॉर कोरोमंडल, कोरोमंडल के नंबर्स भी अच्छे थे, ग्रोथ काफी अच्छा वो बात कर रहे हैं। सो आई थिंक ये एक अच्छा वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स है सेक्टर में। एंड यहाँ से भी तेजी दिख रही है, अगर आप फंडामेंटली भी देखे, टेक्निकली भी देखे, इट लुक्स गुड। ठीक है, कुछ और स्टॉक्स पे पता करते हैं जहाँ पे टिपिकल थोड़ा ब्रेकआउट है। मैं सारे ऐसे शेयर्स खंगाल ही रहा हूँ कि जहाँ पे कुछ मूवमेंट मिल जाए। क्या रेडिको खैतान BTST करके जानी चाहिए? एक बार आप चेक करेंगे राजेश सर, रेडिको खैतान BTST करें क्या? बिल्कुल डिम्पी जी, देखिए स्टॉक में अच्छा एक मूव ओपनिंग के बाद बना था। थोड़ा सा प्राइस यहाँ पे जरूर रिट्रेस हुआ है, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर तो रेडिको का बुलिश ही है। और हमें लगता है कि थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग के बाद वापस स्टॉक में जिस तरीके से थ्रू आउट द सेशन एक लेवल जो 1700 के आसपास के लेवल थे उसको होल्ड आउट करते हुए दिखा है। हमें लगता है कि यहाँ पे छोटा स्टॉप लॉस 1700 के आसपास का स्टॉप लॉस रख के लिया जा सकता है BTST। और अपसाइड में अगर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं आप, तो 1780-1800 के आसपास वापस इसमें प्रॉफिट भी बुक कर ले। ओवरऑल स्ट्रक्चर तो बुलिश है। अगर इसको होल्ड रखते, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखते, तो हमें लगता है कि आगे आने वाले समय में ये स्टॉक में तेजी जो बनी हुई है ये कंटिन्यूटी में रहेगी आगे आने वाले हफ्तों में भी। ठीक है, अक्षय, ABFRL BTST या पोजिशनल स्विंग के लिए रखें? ABFRL ABFRL ब्रेकआउट के कगार पे है। 240 स्पॉट, ये एक ब्रेकआउट जोन है, वहीं पे ट्रेड हो रहा है। तो एक एंटिसिपेशन में आप इसको BTST कर सकते हैं। अगर 240 के ऊपर कल खुल जाता है तो ये स्टॉक मोमेंटम पकड़ जाएगा और आपको ऊपर में 255 तक टारगेट कल के कल ही देखने को शायद मिल जाए। तो बिल्कुल ये BTST का कैंडिडेट बनेगा। स्टॉप लॉस एक छोटा सा बनाइए आप 233 का और बाय करें। कल फर्स्ट हाफ एन आवर में अगर ये 240 के ऊपर सस्टेन ना हो पाया तो एक बार रिव्यू करना पड़ेगा। पर जिस तरह से सेटअप हो रहा है, चांसेस ब्राइट लग रहा है कि ब्रेकआउट देखेंगे और 255 तक टारगेट आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल चांसेस ब्राइट ही लग रहे हैं। आपने बोल दिया तो ब्राइट होगा ही होगा। और दूसरी बात है, आप छोटा स्टॉप लॉस दे रहे हो 233 का, 255 का टारगेट दे रहे हो। रिस्क रिवार्ड काफ़ी अच्छा है। 55 मतलब 15 रुपये आएंगे। और अगर 33 का स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ तो ऐसे 5 रुपये जाएंगे। 1:3 का रेशियो दे रहे हो आप, BTST करवा रहे हो अभी फैशंस। तो मेरे को ये ठीक लगा आपका ये सिलेक्शन। आप मतलब आपने जो लेवल्स दिए हैं ये शेयर्स मेरे को ठीक लगा। एक शेयर मैं और पता कर लेता हूँ, ये मेरे को पता करना जय पटेल से। जय से इनफैक्ट मैं 2 पता करूँगा। जय, एक बार ज़रा बंधन बैंक देख के बताओ तो। बंधन बैंक में BTST करना चाहता हूँ, थोड़ा स्विंग के लिए भी रखूँगा। तो बंधन बैंक ये अच्छा रेडी हो रहा है। अराउंड 2 दिन से तो 100 दिन की मूविंग एवरेज पर चल रहा है और आज के दिन में 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट दिया है। प्लस वॉल्यूम काफी अच्छा दिख रहा है। MACD ROC की तरफ से भी काफी अच्छा मोमेंटम है। तो यहाँ से डेफिनेटली 239 का जो रीजन है, यहाँ से बाय करने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। BTST के लिए ये स्टॉक अच्छा रहेगा। अराउंड स्टॉप लॉस की टारगेट की बात करें तो 256 मेरा पहला टारगेट रहेगा। सो बंधन बैंक पर डेफिनेटली BTST करके जा सकते हैं। और स्टॉप लॉस के तौर पर अगर रखना हो तो अराउंड 232 के अराउंड स्टॉप लॉस रख के ये स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं। बैंकिंग स्टॉक्स में भी काफी बस बन रहा है। सो बंधन बैंक के DCB बैंक दोनों में काफी अच्छा मोमेंटम लग रहा है आने वाले। एक छोटा सा शेयर मेरे को और आपसे पता करना है। आप मैं इनफैक्ट चॉइस आपके सामने रखूँगा, कोरोमंडल या चंबल में से कोई एक लेके जा सकता हूँ सर, या स्विंग रखूँगा। तो कोरोमंडल रखूँ जय या फिर चंबल रखूँ? कोरोमंडल और चंबल में से कोई एक होगा बस।
चंबल मेरे रडार में रहेगा, क्योंकि चंबल इवन मैं कल भी दिया था और अभी भी आज भी मुझे मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है। फर्टिलाइजर स्टॉक्स में काफी मेरा बुलिश व्यू है आने वाले दिनों में और इवन स्विंग ट्रेडिंग के लिए। सो यहाँ से इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि चंबल में अराउंड 320 के अराउंड बाय करके जा सकते हैं, और अपसाइड मुझे काफी स्ट्रेंथ दिख रहा है। पहला टारगेट 360 का लग रहा है, वो अगर हिट हो गया तो 398 का टारगेट ये एक महीने के अंदर आ सकता है। सो चंबल फर्टिलाइजर, इवन जो छोटे मझोले स्टॉक्स है वहां पर फर्टिलाइजर स्टॉक्स में काफी अभी मोमेंटम है। सो चंबल फर्टिलाइजर मेरा पीक रहेगा कंपेयर टू कोरोमंडल। सो आई गेस अच्छा आपने पिक किया, और 285 के जोन से आई गेस बहुत सारे एनालिस्ट भी यहाँ पर बुलिश हो रहे थे। सो चंबल फर्टिलाइजर वुड बी ऑन रडार डेफिनेटली। फर्टिलाइजर जय के रडार पर है, लेकिन बाजार पर एक बार फिर से नजर डालेंगे, और नजर बार बार इसलिए डालनी पड़ रही क्योंकि अब रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बन रहे हैं। इस वक्त अगर आप निफ्टी देखेंगे तो 250 अंकों की तेजी है, मतलब जबरदस्त। कल 300 अंक, आज करीब 200 अंक, 20,850 के ऊपर जाकर निफ्टी ट्रेड कर रहा है। निफ्टी बैंक में भी तेजी है 566 अंकों के आसपास की। अडानी ग्रुप में हम देख रहे हैं कि तोड़ फोड़ तेजी है, 15% 17%, मतलब ये बड़े स्टॉक्स हैं, लेकिन ये मूव मतलब ये होता है सेंटिमेंट का असर, और ये चीज़ हम देख रहे हैं। राजेश जी, वैसे तो इतनी तेजी के बाद अब कुछ रेकमेंड करना थोड़ा सा खतरनाक हो जाएगा, लेकिन जो एफएनओ वाले स्टॉक्स हैं, क्या ऑप्शंस के लिहाज से कहीं कुछ मौके आपको बनते दिख रहे हैं? कुछ तलाशने की कोशिश करें, या फिर अब इसको बस तेजी को सलाम करें बस? अभिषेक जी देखिए, इतनी बड़ी तेजी के बाद तो तेजी को सलाम ही करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि थोड़ा अब रिस्की हो चुका है। इतने बड़े मूव के बाद भी अगर हम चेज करेंगे तो थोड़ा रिस्क ट्रेड में ज्यादा बढ़ जाएगा। इंस्टेड ऑफ चेजिंग, अब हम यहाँ पे दूसरे स्टॉक जहाँ पे अभी भी मोमेंटम ड्यू है, जहाँ पे अभी भी लग रहा है कि एक अच्छा मूव आते हुए दिख सकता है, वो स्टॉक को जरूर फोकस करेंगे इंस्टेड ऑफ चेजिंग दिस स्टॉक्स। रैलीज जरा चेक कीजिए, हालांकि ये शेयर भी चला हुआ है, लेकिन क्या अभी और चलेगा इसमें बीटीएसटी करके जाएं? अभिषेक जी, आवाज स्टॉक का नाम नहीं सुन पाया मैं। रैलिस सर, रैलिस। ओके जी, तो रैलिस में अगर देखें तो एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है स्टॉक। देखें तो आज के सेशन में काफी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना है। स्टॉक ने अपने प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट किया, लेकिन लोअर साइड से अगर देखें तो स्टॉक में एक बड़े करेक्शन के बाद यहाँ पे एक बेस बना के स्टॉक ये अच्छा रिकवरी का ट्रेड यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है यस, इसको बीटीएसटी बिल्कुल किया जा सकता है। यहाँ पे अपसाइड की काफी जगह यहाँ पे दिखती है। हमें लगता है 270 275 इमीडिएट टारगेट बीटीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से आते हुए दिख सकते हैं, तो रिलीज में बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखे करीब 246 के आसपास। 246 का स्टॉप लॉस, अभी भी इसमें खरीदारी कर सकते हैं, हालांकि 10% ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। ध्यान रखिएगा, ये टाटा ग्रुप की कंपनी है रैलिस इंडिया। लेकिन एक खबर रेलवे को लेकर आ रही है, बड़ी खबर। हालांकि हमने रेलवे शेयरों को चलते हुए देखा है, आज थोड़ी सी नरमी जरूर है, लेकिन ये खबर शायद मूड को थोड़ा सा अपलिफ्ट करे। खबर यह है कि FY24 में पैसेंजर ट्रैफिक से रिकॉर्ड आय की उम्मीद है, और पैसेंजर ट्रैफिक से रेलवे की आय 90,000 से लेकर 1 लाख करोड़ रुपए तक रह सकती है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी समीर दीक्षित जुड़ गए हैं। समीर, बताइए क्या अपडेट्स हैं आपके पास? भारतीय रेलवे और IRCTC के लिए बड़ी खबर। रेल मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक इस बार रेलवे पैसेंजर सेगमेंट में बम्पर कमाई करने जा रही है, और उसकी वजह यह है कि रेलवे को पूरा भरोसा है कि वित्त वर्ष 2023-24 में जो पैसेंजर ट्रैवलिंग का आंकड़ा है वो जादुई आंकड़ा 750 करोड़ तक पहुंच सकता है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड नंबर होगा कि 750 करोड़ यात्री जो है वो रेलवे को बतौर ट्रैवलिंग का माध्यम चुनेंगे। जाहिर बात है, जितने ज्यादा पैसेंजर होंगे उतनी ज्यादा रेलवे को कमाई होगी, और यही वजह है कि इस वित्त वर्ष में रेलवे को पैसेंजर सेगमेंट में जो आमदनी रेवेन्यू की उम्मीद है वो 90,000 करोड़ या इससे ज्यादा की है। और पिछले वित्त वर्ष से अगर तुलना करें तो ये तकरीबन 45% ज्यादा रह सकती है। वित्त वर्ष 2022-23 में रेलवे ने पैसेंजर सेगमेंट में 63,300 करोड़ की कमाई करी थी, और 2021-22 में ये कमाई
79,200 करोड़ थी। अगर पिछले 3 साल का रिकॉर्ड देखें, यानी कि इस वित्त वर्ष को भी अगर हम जोड़ करके चले, तो रेलवे साल दर साल अपने पैसेंजर सेगमेंट में जो आमदनी है उसमें 40% से ज़्यादा इजाफा कर रहा है। लेकिन इस वित्त वर्ष में रेलवे को पूरा उम्मीद है कि जब वो 10,754 ट्रेनें चला रही है, जिसमें मेल एक्सप्रेस, सबर्बन ट्रेन शामिल है, वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेन शामिल है, इन ट्रेनों के दम पर रेलवे जो है वो बम्पर कमाई करेगी। 700-750 करोड़ पैसेंजर को ट्रैवलिंग कराएगी और इसके चलते जो उसकी रेवेन्यू होगी, जो कमाई होगी, वो 90,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा रह सकती है। जाहिर बात है ये अपने आप में IRCTC के लिए भी एक पॉजिटिव मूड यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो पैसेंजर या रिजर्व टिकटिंग की जो परसेंटेज है वो कुल कमाई में 40-45% के तकरीबन रहता है। तो IRCTC का रेवेन्यू भी यहाँ पर बढ़ता हुआ साफ नजर आ रहा है। शुक्रिया समीर। निश्चित तौर पर एक बड़ी खबर रेलवे के लिहाज से 1 लाख करोड़ रुपए तक की आय इस वित्त वर्ष में हो सकती है। तमाम ट्रेनें नई लॉन्च कर रही है धड़ाधड़ रेलवे, वंदे भारत का एक्सपेंशन हो रहा है, तो निश्चित तौर पर ये टारगेट अचीव भी कर लेगी। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो फटाफट आपके लिए ढेर सारे BTST ट्रेड्स वेट कर रहे हैं, आप कहीं जाएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। अब चलिए क्विकली कुछ BTST ट्रेड्स यहाँ से ले जाते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स राजेश लॉन्ग के ट्रेड्स ही लेके जाने चाहिए। आप स्टार्टिंग से ही बुलिश व्यू बता रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर यहाँ से कुछ और नए ट्रेड्स आपको आइडेंटिफाई करने हो जो BTST लिस्ट में जोड़े जा सकते हो, कौन से होंगे? तो प्रियंका जी, ABB पे यहाँ पे BTST ट्रेड किया जा सकता है। काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है और जिस तरीके से डे हाई की तरफ ये स्टॉक क्लोज होते हुए दिख रहा है, हमें लगता है ABB को BTST करना चाहिए। अपसाइड के टारगेट यहाँ पे 4,950 5,000 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रखना होगा करीब 4,800 के आसपास होगा। वहीं हम देखें तो लास्ट के अभी पिछले 10-15 मिनटों में देखें तो एक फार्मा स्पेस पे भी यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिख रहा है। हमें लगता है फार्मा स्पेस को भी यहाँ पे देखा जा सकता है। यहाँ पे भी BTST की अपॉर्चुनिटी बनते हुए दिख रही है सेगमेंट में। तो हमें लगता है फार्मा में सन फार्मा को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। डे हाई की तरफ स्टॉक ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट ये स्टॉक ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में ही ट्रेड कर रहा है। तो सन फार्मा BTST करने की सलाह है। 1270-1280 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 1225 के आसपास। फार्मा स्टॉक्स में आपको सन फार्मा या पसंद आ रहा है, और थोड़े से फार्मा स्टॉक्स इनफैक्ट 2-3 दिन से उस तरह की अग्रेशन नहीं दिखा रहे, क्योंकि ये डिफेंसिव स्पेस है जिस तरह का हम पावर, एनर्जी या फिर दूसरे स्टॉक्स को देख रहे हैं। जय से भी ले लेते हैं उनके कुछ BTST ट्रेड्स। जय, क्या कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए या फिर कोई नया स्टॉक जो आप ऐड करना चाहें? तो नया स्टॉक JK पेपर पर रहेगा। अभी शरद जी ने जैसे बताया था पेपर स्टॉक्स में काफी चल रहा है, तो यहाँ पर JK पेपर ने भी अराउंड 100 और 200 दिन के मूविंग एवरेज के वहां पर सपोर्ट लेके आज जो बाउंस बैक दिखा है वो बहुत प्रशंसनीय है। और मुझे लग रहा है 104 के टारगेट आने वाले समय में दिख सकते हैं। मुझे लग रहा है कल ओपनिंग में या कल दोपहर तक 404 के अराउंड के जो टारगेट है वो दिख सकेंगे। तो JK पेपर पर बाय करने की सलाह रहेगी। और स्टॉप लॉस के तौर पर किसी को रखना तो 390 के अराउंड स्टॉप लॉस रख के चल सकते हैं JK पेपर पर। और दूसरा जो स्टॉक रहेगा वो फार्मा स्पेस से मैं राजेश जी से एग्री करूंगा। वहां पर मुझे लग रहा है एक बस बन सकता है कल के दिन में। आज सिप्ला काफी अपसाइड दिखा रहा है, अभी एट द एंड ऑफ द डे हाई के वहां पर चल रहा है। सो यहाँ से अपसाइड की मोमेंटम के लिए प्ले करने की स्ट्रेटेजी होगी। 1260 के स्टॉप टारगेट के लिए मैं ट्रेड करूंगा सिप्ला को। और स्टॉप लॉस के तौर पर 1215 के स्टॉप लॉस को रख के सिप्ला पर BTST का ट्रेड लेना चाहूँ। और राइट, तो एक और फार्मा स्टॉक यहाँ से ऐड हो रहा है, लेकिन बाजार के सिग्नल्स को भी हमें रीड करना चाहिए। सन फार्मा, और अब आप सलाह भी बता रहे हैं, और JK पेपर स्टॉक आपने दिया, ठीक है। एक बार क्विकली कुछ इवेंट्स भी समझ लेते हैं जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए, मैक्रो और माइक्रो दोनों फ्रंट पर। वमाक्षी लिस्ट लेकर आई है, वमाक्षी बताएं। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्यूज़ के साथ। तो हमारी नज़र कर रहने वाली है RBI की MPC मीटिंग पर। ये तो 3 दिन की बैठक है वो कल से शुरू होने जा रही है और इसी पर हमारी नज़र रहेगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो US की तरफ से ट्रेड डेटा एक्सपेक्टेड है और यूरोजोन की तरफ से रिटेल सेल्स एक्सपेक्टेड है। मगर बैंक ऑफ इंग्लैंड अपना बाई एनुअल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इशू करने वाले हैं UK के फाइनेंशियल सिस्टम पर, और इसी के बाद उनकी तरफ से एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी होगा जिस पर उनकी तरफ
तरफ से क्या कमेंट्री आ रही है, इस पर हमारी नज़र रहेगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो कॉर्पोरेट फ्रंट पर भी काफ़ी एक्शन हो रहा है। हमारी नज़र होगी स्टार हेल्थ और धर्माज क्रॉप पर, क्योंकि कुछ पोर्शन ऑफ इक्विटी शेयर्स जो इन कंपनीज के लॉकिंग पीरियड में थे, अब वो लॉकिंग पीरियड के बाहर आ रहे हैं और डेफिनेटली इसी के चलते ये दोनों स्टॉक्स हमारे रेडार पर रहेंगे। SCPC एक दूसरा काउंटर है हमारे रेडार पर, क्योंकि कंपनी का जो राइट्स इशू है ये खुलने जा रहा है। पेटीएम अगला स्टॉक है हमारे रेडार पर, और ये है क्योंकि कंपनी की जो एनालिस्ट और इन्वेस्टर मीट है वो कल होने जा रही है। कंपनी लोन डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस पर एक अपडेट पेश करेंगे और उसी के साथ अपना आउटलुक शेयर करेंगे, तो डेफिनेटली इसी के चलते पेटीएम हमारे रेडार पर रहेगा। और आखिर में हम फोकस करेंगे हिंदुस्तान जिंक पर। इंटरिम डिविडेंड को लेकर बोर्ड की बैठक होने जा रही है कल, और डेफिनेटली इस पर भी हमारी नज़र ज़रूर रहेगी। तो लास्टली ये थे सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स और ट्रिगर्स जो आपके रेडार पर होने चाहिए कल की ट्रेडिंग सेशन के लिए। क्विकली ये सारे इवेंट्स समराइज करने के लिए समय कम रह गया है, बाजार बंद होने में 3.5 मिनट के आसपास का समय है। अक्षय, फटाफट आपके पास आएंगे, कोई BTST ट्रेड्स आप शेयर करना चाहेंगे? जी, कोटक महिंद्रा बैंक BTST कीजिए। 1827 का करंट रेट है, 1798 का स्टॉप लॉस और 1860 का टारगेट। 1860 का टारगेट कोटक महिंद्रा बैंक के लिए BTST के तौर पर। आज हम देख रहे हैं कि टायर शेयरों में भी रफ्तार है। CET में MRF में तेजी है 2-2.5% के आसपास की। टायर्स की सवारी करनी है क्या? बिल्कुल, मार्केट की रफ्तार देखते हुए टायर स्टॉक्स को तो बिल्कुल यहाँ पे बाय करना चाहिए। और देखे तो पूरे सेगमेंट में एक मोमेंटम बना है। अपोलो टायर को देखे तो एक अच्छा मोमेंटम लास्ट सीरीज में भी था, और करंट आज के सेशन में भी अच्छा मोमेंटम है। तो अपोलो टायर हमारी यहाँ पे प्रिफर्ड चॉइस रहेगी बाय करने के लिए। अपसाइड का टारगेट 475 आते हुए दिख सकते हैं। और यहीं पे देखे तो बालाकृष्ण इंडस्ट्री भी काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। ये स्टॉक में हमें लगता है एक शॉर्ट कवरिंग का मूव बिल्कुल बनते हुए दिखेगा। तो बालाकृष्ण इंडस्ट्री को भी यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। 2670 2680 तक के अपसाइड के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस होगा करीब 2560 के आसपास। ठीक है, तो आज फिर से एक बेहतरीन नोट पे मार्केट क्लोज करके जा रहा है। आज का जो ओपन प्राइस है और आज का जो क्लोज प्राइस है उसमें आपको करीब करीब फ़र्क दिखेगा 40 पॉइंट का। 810 के आसपास आज आप ओपन था, 858 पे आप क्लोज कर रहे हो। तो आज की क्लोजिंग उस लिहाज से ठीक है, ये गैप की क्लोजिंग नहीं है, ये गैप के बाद फिर से चलने की क्लोजिंग है, इसलिए मैं आपको ये सारा पॉइंट नोटिस करा रहा हूँ। इंडिया विक्स अगर आप देखेंगे तो 13.5 पे है, फेयर तो पीछे हट गया, लेकिन वॉलेटिलिटी मार्केट की आगे आ गई है। इसलिए कल भी अगर बैंक निफ्टी 500 पॉइंट इधर उधर हो जाए ना, तो आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए। आप ये तर्क भी दे सकते हैं कि देखिए चला हुआ है इसलिए बाजार नीचे गिर रहा है। कल 500 पॉइंट ऊपर और चल सकता है बैंक निफ्टी, फिर तो ये तर्क नहीं देंगे ना आप। तो यानी कि मेरे कहने का मेरे मतलब ये है कि 500 से 600 पॉइंट बैंक निफ्टी के और कम से कम 150 से 250 पॉइंट निफ्टी के तैयारी करके रखिएगा। कल भी ये स्विंग कल भी मिलेगा, आइदर साइड हो सकता है, वो तो डाटा चेक होकर पता लग जाएगा। यानी कि इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। दूसरी बात, आज अडानी ग्रुप के शेयर के अंदर जिस तरह की तेज़ी आई है उसमें से करीब 4 ऐसे शेयर हैं, इनफैक्ट उनमें सर्किट लगा 20-20% का। एक है अडानी एनर्जी, एक है अडानी ग्रीन्स, एक है ATGL, जो मैं कई दिनों से आपको नोटिस करा रहा हूँ। बाकायदा इन पे 20-20% के सर्किट लॉक हुए हैं। तो खबर और खबर का जो इम्पैक्ट है वो आप कैसे पड़ता है किसी भी शेयर पे, आप इसको देख सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सिलेक्शन और इम्पॉर्टेंट हो जाएगा अब आपके लिए। अब आप एक तरफा होके ये नहीं कह सकते कि बाजार चल गया था, अडानी के शेयर्स तो नीचे पड़े थे, हमने उन पे पोजीशनिंग कर ली। अब ये शेयर भी चल चुके हैं। अडानी टोटल गैस सिर्फ 4 दिन में ही 300 रुपये से 350 रुपये चला है, आप इसी का अंदाज़ा लगा लीजिए। तो आपके पास अब सिलेक्शन करना थोड़ा और टफ हो जाएगा, इसलिए वित्तीय सलाहकारों को सुनिएगा। टीना स्वदेश पर कल फिर से आप, इसके अलावा कल भी हम कल की तैयारी भी आज ही आपको करा देंगे, थोड़ी देर में मनीष मेरे साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन क्लोजिंग में आपको बता देता हूँ 1000 शेयर आज एडवांसेस के अंदर है, डिक्लाइंस में 1200 शेयर है। इन स्पाइट ऑफ दिस, उसके बावजूद भी बाजार आज ऑल टाइम हाई के आसपास बंद हो रहा है, जबकि आपके डिक्लाइंस एडवांसेस से ज़्यादा है। वजह फ्रंटलाइन शेयर, वजह एफआईज आएगा तो मिड कैप में पैसा नहीं डालेगा, एफआईज आएगा तो फ्रंटलाइन में डालेगा। वो शौक से नहीं डालते, उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनके पास सिर्फ कैटलॉग बने हुए कि इन 3 ही जगहों पर आपको पैसा डालना है। देश की टॉप
टॉप 100 कंपनी, देश के टॉप 50 कंपनीज या इस देश के पर्टिकुलर एक सेगमेंट की कंपनीज में। इसलिए वो चाहकर भी मिड कैप में नहीं जा पाते, वो सारा काम DI से होता है। टिपिकली जो मिड कैप कंपनी फ्रंटलाइन कंपनी बनती है या लिस्ट में आती है, इसलिए आप जो रेटिंग वाली बात सुनते हो ना मार्केट के अंदर, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उसकी रेटिंग मिड कैप से फ्रंटलाइन में, फ्रंटलाइन से मिड कैप में हो रही है कि नहीं हो रही। खैर, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी और आज की मार्केट के लिए फिर से बहुत बढ़िया सेशन रहा। कल फिर से तैयारी करेंगे हम, और कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, परसों निफ्टी की एक्सपायरी है, तो इसके लिए भी थोड़ा प्रिपेयर रहिएगा। कल ऑप्शंस के ट्रेड के अंदर एक तरफा भी हो सकता है। मेरे को, प्रियंका को और अभिषेक को आप इजाज़त दे सकते हैं। राजेश सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। अक्षय बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आपका। जय आपका भी शुक्रिया, और शाना मैम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज अपने टाइम निकाल के हम सबको गाइड किया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आप सभी मेहमानों का। अब मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष जुड़ रहे हैं। मनीष जी, कल की तैयारी हो रही है शुरू? मुश्किल हो रही है सर, बाजार हर रोज़ आप इतनी ऊंचाई पे छोड़ के जा रहे हैं ना कि अगले दिन क्या करना है बताना बहुत मुश्किल हो रहा है। ये केवल मेरे लिए नहीं, हर जानकार के लिए हो रहा है। हाँ, ये एक अच्छी बात है कि आज मैं जब सुबह सुन रहा था तो आपने कुछ लेवल्स बोले थे कि 19 बैंक निफ्टी में, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि 46,800 के ऊपर जाता है तो शॉर्ट मत कीजिएगा, जोर से जाएगा ऊपर, और 46,800 के पार करते ही 47,200 तक हम चले गए। तो लगातार आप ये बोल रहे थे, मैंने सुना भी था। सुबह सुबह तो बहुत कुछ तैयारी करा देते हैं, तो अभी से पिछले 2 दिनों से हमने कल की तैयारी में एक रणनीति अपनाई है। हम इसमें कल की तैयारी में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लेने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जिनके पास है वो शेयर वो क्या करे, एक बार के लिए मुनाफा वसूल है। जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि बाजार अभी कुछ भी सकता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों के सवाल लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से अब उनको क्या करना चाहिए कल की तैयारी में।